इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद 2 साल पूरे हो चुके हैं। 370 मुक्त कश्मीर में 2 साल में क्या बदला, कितने कमाल हुए, इसे लेकर हमारे सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर ने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आपको ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी। सर, इंडिया टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद देवेंद्र जी। सबसे पहला सवाल कि भारत की सरकार ने जो फैसला किया था और संसद ने जो कानून बनाया उसे 2 साल हो गए। 2 साल के बाद अब जब आप देखते हैं उसे, तो क्या लगता है कि जिस मकसद से संसद ने उस कानून को बनाया था वो पूरा होता दिखाई दे रहा है? नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ कि जिस उद्देश्य से भारत सरकार ने ये परिवर्तन किया था उस परिवर्तन का व्यापक और प्रभावी असर जमीन पर दिखाई पड़ रहा है। और ये मैं नहीं देख रहा हूं, यहाँ की आवाम देख रही है। पिछले 2 वर्षों में जो परिवर्तन हुआ है, लोग ये महसूस कर रहे हैं कि अनेक इस तरह के बदलाव हुए हैं जो शायद पिछले अनेक वर्षों में लोग कल्पना नहीं करते थे। ये फीडबैक कैसे मिलता है कि जनता भी उससे इको कर रही है, कनेक्ट कर रही है, जो कि आप लोग कह रहे हैं? जो मुझे लगता है कि एक तो व्यापक रूप से मैं खुद भी संपर्क रखता हूं और आप जैसे लोग पिछले कई दिनों से सुदूर अंचलों में जाकर के घूम के आए हैं, तो उन लोगों से भी कल मेरी चर्चा हुई थी। तो उन लोगों ने भी यही कहा कि साहब माहौल काफी बदला हुआ है और ये कश्मीर बहुत तेजी से बदल रहा है। जब भारत की संसद ने इस कानून को बनाया तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यूएन में बहुत चिल्ला के बताया था कि ब्लड बात होगा, यानी कि खून की नदियां बह जाएंगी इस फैसले के बाद। जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जाहिर तौर पे वो जो प्रोवोक करना चाहते थे वो नहीं हो पाई। आप लोगों का कंट्रोल ज्यादा बेहतर रहा। मुझे लगता है कि भारत एक समर्थ राष्ट्र है और हमारे अंदरूनी मामले में किसी को हमने हक नहीं दिया है कि वो कोई सलाह दे हमें। हम एक जिम्मेदार राष्ट्र की तरह व्यवहार करते हैं। अपने नागरिकों की चिंता करना, उनकी देखभाल करना, मुझे लगता है कि जैसा हम जानते हैं, माने हम मतलब भारत जानता है, शायद कोई दूसरा देश जानता है। और ऐसे लोग हमको सबक नहीं दे सकते हैं। जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, मैं कह सकता हूं कि एक बेहतर कानून व्यवस्था जम्मू कश्मीर में चल रही है। प्रशासन चुस्त दुरुस्त ढंग से चल रहा है। जो बात आप कह रहे हैं, जो बात केंद्र सरकार कहती है या जो बात आम जनता कह रही है, लेकिन यहाँ के पॉलिटिकल क्लास की, खासतौर पर वैली के पॉलिटिकल क्लास की बात कर लें तो जो पीएचडी अलायंस है उसने जो स्टेटमेंट जारी किया उसमें बहुत आरोप था। उसमें पहले आरोप की बात यह कि सब कुछ छीन लिया गया और जिस नया कश्मीर की बात कही जाती है वो एक मजाक है। देखिए, मैं किसी राजनीतिक व्यक्ति के कहे गए बात पर को मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ये देखने का अपना अपना नजरिया है। एक हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि अगर कोई सोया है तो उसे जगाया जा सकता है, कोई जगा है तो उसे कैसे जगाया जाएगा। मुझे लगता है कि मैं उन लोगों की क्या राय है इस पर मैं कुछ कहूँ ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि पिछले 2 वर्षों में जो कुछ बदल यहाँ हुई है, अब 7 नए मेडिकल कॉलेज, ये भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री के कारण यहाँ बने हैं जो ये नहीं थे। यहाँ सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूशन स्किम्स था। 2 पुराने मेडिकल कॉलेज थे, श्रीनगर और जम्मू। आज एक एम्स फंक्शनल हो गया जम्मू का, दूसरा श्रीनगर का जो एम्स है अवंतीपुरा में वो काम करने जा रहा है, उसका निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये देश के प्रधानमंत्री की देन है। 2 कैंसर इंस्टीट्यूट यहाँ बन रहे हैं तो भारत के प्रधानमंत्री की देन है। और अगर इनकी डेट ऑफ सैंक्शन या स्वीकृति की तारीख आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। शायद इससे बहुत सारी बातें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। और ये इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों में जो नेशनल हाईवे की लेंथ थी लद्दाख को मिला करके जम्मू कश्मीर की, वो देखिए कितनी बढ़ गई है। 7 नए राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत नए हुए। तो इन सब तथ्यों को देख निफ्ट सुना ही नहीं था। यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, यहाँ बोन इंस्टीट्यूट, यहाँ बच्चों के इलाज के लिए अच्छा इंस्टीट्यूशन, यहाँ साथ नर्सिंग कॉलेज, यहाँ ये सब तो भारत के प्रधानमंत्री के कारण ही दिख रहा है। अभी बनिहाल की टनल खुली है, यहाँ जडमोर टनल खुल रही है, जो जिला टनल
प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया था, ये पूरा राष्ट्र जानता है कब किया था, उसकी तारीख मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। और जिस कारगिल जाने में 10-10 घंटे लगते थे, उसके पूरा हो जाने के बाद मैं समझता हूँ सुविधापूर्वक वो जा सकेंगे। और मुझे याद है ये फैसला जानते हैं आप कब हुआ था? जब कारगिल का युद्ध हुआ था तब देश की सरकार ने सोचा था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं हो सका। तो देश में तो ऐसी सरकार है जो बिना किसी भेदभाव के, केवल वो नारा नहीं, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, बिना किसी भेदभाव के हर राज्य में और हर वर्ग के लिए काम कर रही है। और मैं कह सकता हूं कि यहाँ के लोग उसको महसूस भी कर रहे हैं। इस धारा 370 को हटाया गया, उसे ब्लैक डे कह के भी कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जैसे पीडीपी की नेता। पॉलिटिकल प्रोटेस्ट अपनी जगह पे है, लेकिन जनता उसे कैसे देख रही थी? और 370 हटाने को लेकर 5 अगस्त को जो रिस्पांस दिया, जो फीडबैक रहा पूरे जम्मू कश्मीर से, वो कैसा रहा? नहीं, मैं कल था यहाँ, कल हमने कई कार्यक्रम रखे थे। जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लोकतंत्र में हम सबकी आस्था है, तो डीडीसी के जो चेयरमैन साहिबान हैं वैली के, उनको आमंत्रित किया था। कुछ सदस्य भी आए थे, कुछ वाइस चेयरमैन भी आए थे। उनसे चर्चा किया और उनको मैंने ये बताया कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि ये पंचायती राज सिस्टम पूरी तरह से मजबूत होना चाहिए, और उन्हीं के सहयोग से हमने डिस्ट्रिक्ट अपेक्स का बजट पिछले दिनों पारित किया है। और उनके सुझाव भी लिए, अपनी बात भी हमने उनसे कही। 2014 के फ्लड में जो 1937 की बनी हुई सिल्क फैक्ट्री बह करके बर्बाद हो गई थी, वो बन करके तैयार हो गई और कल उसका लोकार्पण किया हमने। और उसमें एक अलग फेज 2 का भी प्राविधान कर दिया है, ताकि यहाँ के जो लोकल कारीगर हैं उनको कैसे और आगे हम मार्केट लिंकेज दे सकते हैं, कुकून बनाने वाले 10,000 किसानों का जीवन बदल जाए, इसकी एक मुकम्मल योजना बना के कल हमने उसका काम किया। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से स्पोर्ट्स में यहाँ के बच्चे, उन इलाकों में जिन इलाकों की शोहरत दूसरे कारणों से थी, बच्चे और बच्चियां स्पोर्ट्स में भाग लें, हमने लक्ष्य रखा है 17 लाख लोग इस बार खेलेंगे, हर दिन खेल और हर व्यक्ति के लिए खेल। कल हमने बच्चियों के फुटबॉल टूर्नामेंट का और रग्बी टूर्नामेंट का जो लीग प्रारंभ हुआ है, और पूरे 15 अगस्त तक ये आयोजन चलने वाला है विभिन्न खेल की विधाओं में। तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स काउंसिल हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। कल हमने फिल्म पॉलिसी अनाउंस की यहाँ जी, उसमें आएंगे आगे फिल्म की पॉलिसी पे। पहले जॉब और भूमि के अधिकार की बात कर लें, तो उस पर भी आरोप है कि पीएचडी का कि इन दोनों ही मामलों में वैली के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को असुरक्षित कर दिया गया है। नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी से इस आरोप को खारिज करता हूं। भूमि का अधिकार और नौकरी का अधिकार, ये पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के बासिंदों के लिए सुरक्षित किया हुआ है। जो सुरक्षा हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड के किसानों को है, वो सुरक्षा यहाँ भी जम्मू कश्मीर के निवासियों को है। और जहां तक जॉब्स का सवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 12,500 पदों का विज्ञापन हुआ था, जिसमें 2600 नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जा चुके हैं। 8,500 के रिजल्ट हमने निकाल दिए। हमने एक विशेष प्रकार का इंतजाम किया है। डिस्ट्रिक्ट कैडर की जो पोस्ट है, उसी जिले के लोगों को ज्यादा वेटेज मिले, हमने ऐसा सिस्टम बनाया है। उस जिले का रहने वाला तो उसको 5 पॉइंट वेटेज मिल रहा है। ऐसा परिवार जिस परिवार के पास कोई सरकारी नौकरी नहीं, उसको 5 पॉइंट अलग वेटेज दे रहे हैं। तो वेरिफिकेशन में टाइम लग रहा है, और पूरी जिम्मेदारी से मैं ये बात कर रहा हूं कि वो जल्द ही हम ये सारे नियुक्ति पत्र हम जारी कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों का भी रिजल्ट निकल गया है। अब वो 84 छोड़ 164 छोड़ करके बाकी सारे लोग ज्वाइन कर लेंगे। और 12,500 से पद हमारे विज्ञापित हैं। अलग से हमने चिन्हित कर लिया है कि और कितने पद रिक्त हैं, उनको भरने की प्रक्रिया भी हम तेज कर रहे हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, और आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति को, नौजवान को बताना चाहता हूं, और देश को भी, कि कोई नहीं ये कह सकता है कि किसी की सिफारिश पर या किसी दूसरे कंसिडरेशन पर किसी को नौकरी मिली है। जिसमें क्षमता है, जिसमें योग्यता है, जिसमें मेरिट है, उसी को नौकरी मिली है। और जितनी रिक्तियां हैं, समयबद्ध और चरणबद्ध ढंग से जल्दी हम पूरा करेंगे। ये हम जानते हैं कि आपको भी पता है कि 4 लाख लोग यहाँ ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। तो सरकारी नौकरियों की एक सीमा है, लेकिन रोजगार के अवसर और मिले, इसके लिए मिशन यूथ का कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया है। और हर गांव में यूथ क्लब हम बना रहे हैं। पिछले साल 20,000 नौजवानों को हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए फाइनेंस उपलब्ध कराया। इस साल हम 50,000 लोगों को देने जा रहे हैं। और अगर 1 लाख लोग भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आगे आएंगे, तो मैं
जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भरोसा देना चाहता हूं कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने हमें आश्वस्त किया है कि ऐसे नौजवानों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जितना पैसा चाहिए वो उपलब्ध कराया जाएगा। और अनेक कार्यक्रम हम कर रहे हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ 360 डिग्री फाइनेंशियल सर्विसेज कैसे दे सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग अलग चल रही है। मुमकिन के अंतर्गत बिना किसी मार्जिन मनी के कमर्शियल व्हीकल नौजवानों को दे रहे हैं। 18 से 35 साल की महिलाओं के लिए सब्सिडी देकर के 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। तो इस तरह के भी अनेक कार्यक्रम हम कर रहे हैं। और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम लेकर के आए, इसमें देश के गृह मंत्री जी का बड़ा योगदान है। मैं कह सकता हूं कि देश के बाकी राज्यों की तुलना में मैं कहूं कि सबसे बेस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी है। जब बनी थी तो मुझे लगता था कि 20-25 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट 4-5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन जिस तरह का रिस्पांस है इंडस्ट्री का, मुझे लगता है कि अगर हम तेजी करेंगे तो जमीन हमारी 15 दिन में खत्म हो जाएगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं और मैं पूरी तरह से आशावान हूं कि ये इन्वेस्टमेंट 50,000 करोड़ तक जाएगा, रोजगार 8-10 लाख लोगों को मिलेगा। तो हर प्रकार से व्यापक ढंग से लोगों को अवसर मिले। हार्टिकल्चर का सेक्टर हो, एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, मिल्क डेयरी का सेक्टर हो, इन सब चीजों पर भी हम विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। और एक संपन्न, सुरक्षित और शांतिपूर्ण जम्मू कश्मीर बनाने में पूरा प्रशासन ईमानदारी से जुटा हुआ है। पॉलिटिकल क्लास पीएचईडी यानी कि गुपकार गठबंधन द्वारा एक और सवाल खड़ा किया गया जिसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, इसलिए उसका जवाब निश्चित तौर पे बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कि उनका ये कहना था कि करप्शन को रोकने या गवर्नेंस को लेकर एक भी सही कदम उठाया गया हो पिछले 2 साल में, तो बताएं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट यहां एक शुरू हुई। लैंग्वेजिंग का शब्द का अर्थ आप सीधे समझ रहे हैं। ये क्यों शुरू होती है? कोई प्रोजेक्ट अगर 10 साल 15 साल नहीं पूरी हुई, तब उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक नई व्यवस्था हमें बनानी पड़ी थी। तो एक यहाँ परंपरा थी, परियोजना शुरू होती थी, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी नहीं होता था, टेंडर भी नहीं होते थे, और वो परियोजना वो हनुमान जी की पूंछ की तरह कहां तक जाएगी। जब लंका पहुंचे थे हनुमान जी, किसी को पता नहीं होता था। हमने जीएफआर पूरी तरह से 100% लागू कर दिया है। हमने बीम्स पर पूरी तरह से गवर्नमेंट को बीम्स पर कर दिया है, और बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, बिना ई टेंडरिंग के कोई काम नहीं होता अब इस जम्मू कश्मीर में। और हर काम की जियो टैगिंग और फिजिकल वेरिफिकेशन, और इतना ही नहीं, पब्लिक डोमेन में हम डाल देते हैं, यहाँ की जनता भी देख सकती है कि ये काम हुआ है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मैं यहाँ की बात छोड़िए, देश के बाकी शायद किसी राज्य में भी इस तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी जिस तरह की ट्रांसपेरेंसी यहाँ हम लोग ले आए। चाहे 5 अगस्त हो या फिर उससे पहले राष्ट्रपति जब आए थे, तो एक जो तस्वीर पहले बहुत देखने को मिलती थी कि कोई भी ऐसे बड़े नेता जब आते थे केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे, तो दुकानें बंद रहती थी, पूरा जम्मू खासतौर पर कश्मीर में बंद रह जाता था। 5 अगस्त को ऐसा नहीं दिखा, कुछ एक एरिया को अगर छोड़ दें, राष्ट्रपति के आने के समय ऐसा नहीं देखा। इसके पीछे वजह क्या थी? लोग इस बात को समझ रहे हैं या पुलिस का दबाव था? नहीं, मुझे लगता है कि दबाव में ये काम होता है। आप बहुत दिनों से पत्रकारिता में हैं, पार्लियामेंट भी आप कवर करते हैं। पुलिस के दबाव में, प्रशासन के दबाव में इस तरह से मैंने बाजार खुली रहेगी, ट्रांसपोर्ट चलता रहेगा, आम आदमी सड़क पर दिखाई पड़ेगा, यह संभव नहीं है। मुझे लगता है कि लोग अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से लोग सड़क पर निकले, बाजारों में गए। और मैं आपको एक तथ्य बताना चाहता हूं कि जो लोग इसके लिए प्रदर्शन कर रहे थे, उनके परिवार के लोग भी खरीदारी में थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। अच्छा, जो लोग प्रोटेस्ट में शामिल थे उनके परिवार के लोग अपने आर्थिक गतिविधियों में संलग्न थे। चलिए अगला सवाल। एक तस्वीर, बहुत खराब तस्वीर दिखती थी जम्मू कश्मीर से, जिसको लेके यहाँ के जो युवक वो करते थे, आमतौर पे पूरे वैली के युवाओं को वैसे ही पेंट किया जाता था, पत्थरबाजी वाली तस्वीर। अब वो नहीं होता, जब होता था तो क्यों, और अब नहीं हो रहा है तो इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आम आदमी के लिए, यहाँ की आवाम के लिए प्रशासन हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। हर प्रकार से हम फैसिलिटेट करने को तैयार है, लेकिन एक फाइन लाइन है। उस फाइन लाइन के आगे किसी को जाने की इजाजत नहीं है, चाहे whosoever he may be। भारत के खिलाफ अगर कोई खड़ा होना चाहता है तो किसी भी सूरत में ऐसे व्यक्ति को इजाजत नहीं दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर की एकता अखंडता के सवाल पर, भारत की एकता अखंडता के सवाल पर
अगर कोई चाहता है कि कोई समझौता हो तो वो नहीं, उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। एक चीज और बहुत दिखता था पहले, अब वो नहीं दिखता है कि जो धार्मिक स्थलों से वहां पे भड़काऊ भाषण बहुत होते थे, वो बहुत ज्यादा वायरल किए जाते थे, अब वो ऐसा नहीं हो रहा। उसके पीछे वजह? नहीं, मेरा अनुभव दूसरे किस्म का है। कोविड में मैं ऐसे रिलीजियस लीडर से मिला हूं और उनसे मैंने आग्रह किया था, प्रशासन के लोग भी मिलते रहे, कि लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, इसके लिए आप हमारी मदद कीजिए। वैक्सीनेशन जब शुरू हुआ था बड़ी हेजिटेंसी थी, इन लोगों से हमने आग्रह किया था और उन लोगों ने इसमें सहयोग भी किया। मैं समझता हूं कि उसके कारण आज जम्मू कश्मीर हमारे पास 45 प्लस एज ग्रुप के जो लोग हैं, तो अब कोई बचा नहीं, सबको वैक्सीनेट हमने कर दिया है। सेकेंड डोज भी 34% हमने लगा दी। 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों में भी 32% लोगों को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं और इसमें इन रिलीजियस लीडर्स का भी बड़ा महत्व है। और हम धर्म के आधार पर फैसला नहीं करते। अमरनाथ यात्रा भी बंद की, मचैल यात्रा भी बंद की, ईद भी मैंने आग्रह किया कि ईद भी नहीं होगी। और इस तरह के धार्मिक आयोजन जहां बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे, मुझे लगता है कि अगर कोई करता है तो यहाँ की पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए फिर से कोविड की थर्ड वेव लाने में वो सहायक होगा। और इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं समाज के सभी तबकों से, रिलीजियस लीडर से भी, या जो लोग समाज को प्रभावित करते हैं, कि ये अपने अपने लोगों को बताने की जरूरत है। हमारी आस्था है जिस धर्म में, हम पूरी आस्था के साथ उस धर्म के प्रति खड़े रहें। आगे जब समय अच्छा होगा तो जो हमारी मान्यताएं रही उन मान्यताओं के अनुसार उनका पालन भी करेंगे। लेकिन ये जो संकट का समय है, इस संकट के समय में लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, ये जरूरी है, और भीड़ भाड़ न जुटाएं, ये आवश्यक है। और मुझे लगता है लोग हमारा सहयोग करेंगे। करप्शन को लेकर पिछले दिनों कुछ सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था, क्या वो अभियान जारी रहेगा? उसको लेकर भी हाईतौबा मचाई जा रही थी, उसमें बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे। नहीं, एक तो करप्शन के खिलाफ एसीबी हम लगातार कार्रवाई कर रही है, कुछ मामले सीबीआई भी जांच कर रही है, और एक कार्रवाई 3112C में हुई है कुछ लोगों के खिलाफ जो इस स्टेट के लिए खतरा रहे। और ये भारत के संविधान ने हमें अधिकार दिया हुआ है कि जो लोग टेरर फंडिंग में हैं, जो लोग आतंकवादियों की मदद करने में हैं, मुझे लगता है कि ऐसे लोग सरकारी सेवा में रहें। इसीलिए संविधान ने अधिकार दिया है। और अगर आपको ध्यान होगा, संविधान सभा में जब बहस हुई तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल जैसे लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा कि साहब इसकी जरूरत क्या है संविधान में, तो इन दोनों ने बहुत पुरजोर ढंग से समर्थन किया कि भाई इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और मैं एक तथ्य आपको बताना चाहता हूं, ये तो भारत के संविधान के अंतर्गत प्रदत्त जो अधिकार है उसका प्रयोग किया गया है। पहले जब जम्मू कश्मीर का संविधान था उसमें भी 156 में प्राविधान था और उस जमाने में भी कार्रवाई हुई है। राजनीतिक बंदियों को लेकर भी आरोप लगाया जाता है कि बहुत सारे लोगों को राजनीति के चलते बंद कर दिया जा रहा है, क्या राजनीतिक चलते में पूरी तरह से इसको खारिज करता हूं। आज के दिन में जम्मू कश्मीर में एक भी पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है, एक भी राजनीतिक व्यक्ति न हिरासत में है न जेल में है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी के एक यूथ लीडर है, उनको लेकर बहुत सारे सवाल करते रहती हैं कि वो किसी व्यक्ति का नाम जिस पर आपराधिक धाराएं हैं, मुझे लगता है कि उसको तो ये भुगतना पड़ेगा, उसका निपटारा तो न्यायालय में होगा। अब न्यायालय के फैसले में दखल देना मुझे लगता है कि किसी को सोचने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई जम्मू कश्मीर के दलों की, और वहां से लौट कर आने के बाद वो नेता बार बार इस बात को कहते हैं कि जो कुछ भी एश्योरेंस दिया गया था उसे पूरा नहीं किया गया और दिल्ली और दिल की दूरी और ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसा क्या एश्योरेंस दिया गया था जिसे पूरा नहीं किया गया? मुझे लगता है कि वो खुले किताब की तरह वो बैठक हुई थी और मुझे ऐसा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी का लोकतंत्र में प्रबल विश्वास है। और मुझे याद है जब मैं यहाँ आ रहा था तो उन्होंने जो कुछ बातें मुझसे कही थी उसमें एक बात ये भी कही थी कि भाई संवाद भी लोगों से करना चाहिए और पंचायती राज व्यवस्था वहां ठीक ढंग से कायम हो इसके लिए प्रयास करना चाहिए। मैं मानता हूं कि उसी का वो एक्सटेंशन था। यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कायम हुई प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार, डीडीसी के सफलतापूर्वक चुनाव हुए और लंबे समय बाद जम्मू कश्मीर की धरती पर एक बूंद रक्त नहीं बहा और मतदान ठीक से हुआ। जो स्थान दूसरे कारणों से जाने जाते थे, इस बार वो इस कारण से जाने जा रहे थे कि मतदान का प्रतिशत वहां बढ़ गया है। लोकसभा विधानसभा के चुनावों से काफी ज्यादा बढ़ चढ़ करके लोगों ने हिस्सा लिया, उत्साह से मतदान किया और
ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए वो बैठक बुलाई गई थी। लोगों को ध्यानपूर्वक गृह मंत्री जी ने सुना, प्रधानमंत्री जी ने सुना और इनके मन में जो बात थी सब लोगों ने कहा। और मुझे लगता है कि बहुत ही कैटेगोरिकल ढंग से गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से साफ साफ कह दिया था, जो लोग शंका जाहिर कर रहे थे उसके बारे में कह दिया था। और उस दिशा में आप देख रहे हैं डिलिमिटेशन कमीशन अभी यहाँ आया था, 4 दिन रह करके गया है। और इस प्रक्रिया को समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जो लोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पढ़े हैं, मुझे लगता है उनके मन में संदेह नहीं हो सकता है। तो चीजें जो वहां बात हुई थी वो जमीन पर उतारने की कोशिश हो रही है। तिरंगा, ये पहले जम्मू कश्मीर में खासतौर पे वैली की अगर बात करें तो ये शब्द बड़ा आंदोलन उत्पन्न कर देता था। अब तिरंगा हर सरकारी दफ्तर में दिख रहा है, बहुत जगह दिख रहा है। कैसे आ रहा है ये फर्क और इसके पीछे जनता का कनेक्ट कैसा दिख रहा है? मुझे लगता है कि यहाँ के लोग स्वाभाविक रूप से चाहते हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव में हम भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। और झेलम में पानी अब बहुत काफी बह गया है और बदल भी गया है, मैं मानता हूँ। और मैं आपका स्वागत करूंगा। आइए 15 अगस्त को यहाँ का नजारा देखिए। यहाँ के नौजवान, यहाँ के बच्चे, यहाँ का यूथ बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेगा। और अभी तो मैं कल ही जिस खेल प्रतियोगिता का हमने आयोजन किया वो इसी उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है और ये 15 अगस्त तक कार्यक्रम चलने वाला है। कोई बहुत ऊंचा तिरंगा भी लगाने की योजना है 15 अगस्त को? नहीं, कोई योजना नहीं, और कुछ लोग लगा रहे हैं तो हम भी वहां उपस्थित होंगे। तिरंगे का सम्मान करना हर भारतीय का धर्म है। एक यूथ आइकॉन की बात कर लें तो कुछ साल पहले की बात है, यूथ आइकॉन के तौर पे बुरहान वानी को पेश किया जाता था वैली में। आज तमाम यूथ ऐसे दिख रहे हैं जो कि अलग अलग सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं। इसके पीछे आम युवाओं की सोच को कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार वो आप मिलते रहते होंगे उन लोगों से? आप देख रहे हैं कि जो भी देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो भी टेस्ट होते हैं, या इंट्रेंस टेस्ट हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हमको लगता है कि वही यूथ आइकॉन है। चाहे वो अकाउंट सर्विस में 2nd पोजीशन पाने वाला हमारा नौजवान हो, या कोविड के क्षेत्र में ऐसे प्लेटफॉर्म यहाँ के बच्चों ने इजाद किए हैं जिसको पूरा देश आज लोहा मान रहा है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए आइकॉन है। और स्पोर्ट्स के फील्ड में भी अभी यहाँ से कई नौजवान बाहर गए हैं, तो ये आइकॉन हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि उन लोगों ने जिन्होंने जम्मू कश्मीर को बचाया है वो हमारे लिए आइकॉन है। और यहाँ के लोग पाठ्य पुस्तकों में भी, और मुझे लगता है कि वो समय आ गया है कि ऐसे आइकॉन्स को गांव-गांव में लोग जाने और नई पीढ़ी भी, खासतौर से बच्चे, उनसे प्रेरणा ले। ये इंतजाम भी हम करेंगे। कहीं कोई रिपोर्ट देख रहा था मैं जिसमें स्कूलों के नाम भी शहीदों पे रखे जाएंगे, ऐसी योजना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। शहीदों के नाम शहीद भी हो सकते हैं। कोई स्पोर्ट्स का आदमी है जिसने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर सहयोग किया, उसका भी हो सकता है। कोई लिटरेरी आदमी भी हो सकता है। आर्ट कल्चर का भी कोई हो सकता है। स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने जम्मू कश्मीर को बचाया था, मकबूल शेरवानी से लेकर के अनेक ऐसे नाम हैं। तो यस, यही लोग हमारे प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं, जम्मू कश्मीर के बच्चों के प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। और इसको गर्व से कहना चाहिए और करना चाहिए। आपने जो फिल्म पॉलिसी लॉन्च की, एक दौर था तब कश्मीर में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती थी, फिर एक खराब दौर आया। लगता है ये पॉलिसी फिर उस दिशा को, उस दौर को वापस लाएगी? मैं एक बात कह सकता हूं कि पॉलिसी कोई भी बने, जिसके लिए बन रही है उसको ठीक लगे। मैं मानता हूं कि पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए। और हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब कोई पॉलिसी बनाते हैं तो वाइड कंसल्टेशन हो स्टेक होल्डर्स के साथ, और वो इसमें भी किया गया है। देश के बाकी राज्यों में जो कुछ चल रहा है इसको लेकर के, उसका भी ध्यान रखा गया है। और जो उत्साह मैं बॉलीवुड का देख रहा हूँ, फिल्म जगत का, कल ही कई लोगों ने घोषणा किया कि हम नई फिल्म की शूटिंग यहीं करेंगे, अपने वेब सीरीज की शूटिंग यहीं करेंगे। तो एक दौर था जब पूरा मुंबई से बॉलीवुड यहीं दिखाई पड़ता था। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के लोग जल्द ही वो दौर आने वाले वर्ष 2 वर्ष में देख सकेंगे। अमरनाथ यात्रा को लेकर कोई सेंटर श्रीनगर में क्या कुछ वो कार्यक्रम था? नहीं, श्री अमरनाथ जी की यात्रा इस बार नहीं हुई। कोविड के कारण हमने फैसला कर लिया था, पंजीकरण के बावजूद उस यात्रा को हमें स्थगित करना पड़ा। लेकिन देश भर के भक्त लाइव आरती देख सकें, इसका इंतजाम हमने ऑनलाइन किया हुआ है और प्रसाद पहुंचाने का भी इंतजाम किया है। देश भर से श्रद्धालु आते हैं, उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि टोपोग्राफी से आप परिचित हैं,
बारिश का मौसम रहता है, जी। तो इस इंतजाम में हम लोग लगे हैं कि आगे जब यात्रा हो तो इन लोगों को कोई असुविधा न हो। रामबन में एक यात्री सुविधा केंद्र बना रहे हैं हम, जो मुझे लगता है कि आने वाले महीने भर में, 1.5 महीने में पूरा हो जाएगा। जहाँ यात्रा अगर रुक भी जाए तो 3-4 हजार लोग आराम से रह सकते हैं। अभी तक श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड का कोई कार्यालय श्रीनगर में नहीं था अपना, तो आज उसी का भूमि पूजन हुआ है, तो एक कार्यालय और यात्री वहां रुक सकें इसका इंतजाम करने की कोशिश है। और मैं वहां था, आज गया हुआ कार्यक्रम में, काफी लोग आए थे और मैंने लोगों से अपील किया कि ये काम सरकार के पैसे से नहीं होना चाहिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि लोग उत्साहपूर्वक इस काम को करने में हर प्रकार की सहायता करेंगे। जम्मू के लोग, उनकी एक शिकायत रहती थी कि हमारे साथ भेदभाव होता है कश्मीर की तुलना में। पिछले 2 साल की बात कर रहे हैं और खासतौर पर आपके अपने कार्यकाल की, क्या आपको लगता है कि उस भेदभाव को कम करने की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं? मुझे लगता है कि एक बार मैंने किसी पत्रकार साथी ने मुझसे पूछा था, तो मैंने उनको ये कहा था कि जम्मू और कश्मीर ये दोनों हमारी 2 आंखें हैं और दोनों समान रूप से दिखेंगी तभी मैं ठीक काम कर पाऊंगा। कोई भेदभाव का सवाल ही नहीं है, न जम्मू के साथ न कश्मीर के साथ। और जम्मू का विकास होगा तभी जम्मू कश्मीर का विकास होगा, कश्मीर का विकास होगा तभी जम्मू कश्मीर का विकास होगा, और दोनों रीजन साथ साथ आगे बढ़े इस दिशा में हम कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जम्मू के लोग इस बात को महसूस भी कर रहे हैं कि वो दौर अब गुजर गया। सिक्योरिटी को लेकर बात कर लें तो एक नई तस्वीर दिख रही है ड्रोन अटैक को लेकर, क्या वो चिंतित करने वाली तस्वीर है और क्या कुछ उपाय अपनी तरफ से किया जा रहा है टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट में ड्रोन हमलों को रोकने के लिए? कुछ तो हमारे पास संसाधन हैं, लेकिन अभी गृहमंत्री जी का बयान आपने पढ़ा होगा, DRDO ने एक फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी उसके लिए इजाद की है, और जो हमारे इम्पोर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट हैं वहां इस तरह के यंत्र लगाए जा चुके हैं। फोर्सेस हमारी पूरी तरह से चौकस हैं, चाक चौबंद हैं। जो भी इस तरह की कोशिशें हो रही हैं समय रहते उनसे निपट लिया जा रहा है। और मैं कह सकता हूं कि सुरक्षा के मोर्चे पर बहुत ही अच्छा काम जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सेंट्रल आर्म फोर्सेस के लोग कर रहे हैं। इनके बीच समन्वय और तालमेल बहुत अच्छा है। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो भी बहुत सटीक और सही समय पर इनपुट भी दे रही हैं। इस आधार पर एक अच्छा वातावरण बना है और एक निर्देश हमने दिया हुआ है जिसका हम पालन करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि नौजवान अगर भटक रहा है तो उसे वापस लाएं, और उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं, और कई मामले में हमें सफलता भी मिली है और एक अच्छा वातावरण बने, इस कोशिश में हम सफल होंगे। एक चीज बहुत कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में जो हालात हैं उसका असर कश्मीर में पड़ सकता है, क्या इस बात को लेकर हमें कोई चिंता है? आप चिंतित हैं इस बात को लेकर? मुझे लगता है कि ये हमारी चिंता का विषय होना नहीं चाहिए। जब अफगानिस्तान से लोग आएंगे देखा जाएगा, उसके लिए भारत सरकार है, उसके पहले सब कुछ ठीक कर दिया जाए मेरी चिंता का विषय है, वो उस काम में हम जुटे हैं। मनोज सिन्हा जी, इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देवेंद्र जी। तो ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जिन्हें सुना आपने कि डेवलपमेंट को लेकर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ आगे की योजना है, साथ ही सिक्योरिटी एस्पेक्ट को लेकर क्या सोचा जा रहा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।